हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह और हम क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसमें आज लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। इसके पहले हमने 3 चैप्टर को कवर किया है। जो इस वीडियो को नहीं देखे पहले 3 चैप्टर को, उसको जा करके एक बार देख लें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज जो है क्लास 9 का लास्ट चैप्टर होने के बाद हम क्लास 10th का भी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। हमने 3 चैप्टर जो बात किया था, पहला चैप्टर था जो पालमपुर गांव की कहानी होती है, जिसमें वहाँ के जो कृषक होते हैं, वहाँ के कृषि करने वाले होते हैं, वहाँ पे जो भूमि वितरण है इसके बारे में हमने बात किया था कि भूमि वितरण किस प्रकार से किया गया है। और वहाँ के जो लोग हैं अनाज उत्पादन करते हैं तो कैसे एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, इसकी बात हमने उसमें की थी। और दूसरे चैप्टर में हमने बात किया था मानव संसाधन। ठीक है, कि मानव को हम कैसे संसाधन के रूप में बदल सकते हैं, मानव को संसाधन के रूप में लोग। और तीसरे चैप्टर में हमने बात किया था निर्धनता की बात की थी, जो अभी कल ही वीडियो गई है। निर्धनता एक चुनौती, किस प्रकार से किसी भी देश के लिए या किसी भी परिवार के लिए या किसी भी राज्य के लिए एक निर्धनता चुनौती है, और किस प्रकार से इसके हम उसमें समाधान भी बताए थे। और जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं निर्धनता को लेकर के, इसकी भी हमने बात की थी। तो आइए इसी क्रम में हम आज लास्ट चैप्टर जो क्लास 9 की है इसकी हम बात कर रहे हैं। और लास्ट चैप्टर जो है भारत में खाद्य सुरक्षा की है। भारत में खाद्य सुरक्षा मतलब देखिए, जो भोजन होता है व्यक्ति की एक बेसिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। अगर इसकी बात करें तो व्यक्ति का जो जीवन है इसके बिना संभव ही नहीं है। जो भी धरती पे मनुष्य है, जो भी धरती पे मानव है, उसको भोजन चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, एक गरीब व्यक्ति भी है वो भी भोजन करता है, एक अमीर आदमी भी है वो भी भोजन करता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके खाने का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, उसका जो अलग है, लेकिन होती है रोटी चावल दाल सब्जी, यही होती है। वो अलग प्रकार वो अलग बात है कि नहीं, उसको कई तरीके से आदमी बना करके खा रहा है। तो सरकार की एक पहल ये है कि नहीं, भारत का जो भी व्यक्ति है उसके यहाँ तक एक खाद्य भोजन पहुँचे, इसको भोजन सुनिश्चित की जाए कि भारत का प्रत्येक नागरिक भूखा नहीं सोए, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए चाहे जैसे भी। इसको देखिए हम ऐसे समझते हैं, एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक परिवार है, परिवार में 10 लोग हैं, तो आप 10 लोग हैं तो 10 लोग के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे ना। तो वैसे ही है, जैसे भारत देश है, 135 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे, 130-135 करोड़ की जनसंख्या है। 2021 का भी जनगणना होना बाकी है, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी जनसंख्या है। तो भारत सरकार की एक तरह से कहिए तो भारत सरकार का ये दायित्व तो है कि उसके जितने नागरिक हैं उनके यहाँ भोजन पहुँचाना और प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सुनिश्चित कराना, ये उनका दायित्व है। तो इसमें ये हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार इस पे कार्य कर रही है, किस प्रकार से लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, और किस प्रकार से हमको आपको इस दायित्व को निभाना चाहिए कि नहीं कोई भूखा न सोए। जैसे इसमें पीडीएस सिस्टम की भी हम बात करेंगे। पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इसकी हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन मिलते हैं, राशन की दुकान की अगर हम बात कर लें, जो भी सामान्य परिवार से जो गांव में होगा, ये तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो गांव में खास करके जो गांव के लड़के हैं या गांव के लोग हैं उनकी बात करें तो वो लोग अक्सर राशन की दुकान पे मिट्टी का तेल लेने या अनाज लेने जाते हैं। तो वो पीडीएस के थ्रू ही वहाँ पे उपलब्ध होता है आपको। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसी के थ्रू आपको वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। पूरा जो होगा, अब ये वीडियो जितने देर तक में बन जाए, लेकिन आज एक ही वीडियो में पूरे जो चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लेकर आएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी को। तो बने रहिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा।
देखिए, हम खाद्य सुरक्षा की बात कर लें तो खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच। ठीक है, कि सभी लोग तक भोजन पहुंच जाए। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होता है। और खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। अब देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो गवर्नमेंट ने बना दिया ईमानदारी से कि नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमने बना दिया और इससे भारत के प्रत्येक नागरिक तक अनाज पहुंचाया जाए ताकि वो भूखा ना सो, उसको भोजन मिल सके, वो चाहे कितना भी गरीब है। और इसकी भी हम बात करेंगे कि नहीं, जो पीडीएस सिस्टम है, जो भी राशन की दुकानें हैं, वहाँ पे कितने टाइप्स के जो बने हैं कार्ड, वो उस हिसाब से उसको अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दिक्कत ये है कि आजकल धांधली बहुत होती है, हर जगह होती है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी धांधली है, पीडीएस सिस्टम में भी कमी है, धांधली है। इसके लिए शासकीय सतर्कता बनाया गया है कि ताकि ये धांधली को कम किया जा सके, धांधली नहीं हो सके। ठीक है, अब ये खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने आपको पहले ही बता दिया कि भोजन मनुष्य के लिए एकदम मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जो भी मानव है धरती पे उसको भोजन चाहिए ही चाहिए, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं बस 2 जून की रोटी हमको मिल जा रही है। अब दिक्कत ये है कि वो 2 जून की रोटी उपलब्ध होगी कैसे? अगर ये तो मान लीजिए कि उसके लिए आसान है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास भूमि है, जिसके पास कहीं किसी न किसी माध्यम से पैसे आ रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये होती है कि जैसे कोई भी अनाज है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया। अगर दाल की बात कर लें तो दाल में प्रोटीन जो है काफ़ी मात्रा में मिलती है। अगर दाल 100 रुपये केजी है तो ठीक है, आदमी एफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर वही 1000 रुपये किलो हो जाए, क्या संभव है कि सब लोग खरीद के उसको खा पाएंगे? हाँ, वो उसके लिए संभव है जिसके पास पर्याप्त पैसा है। एक कमी ये भी है, इस पे भी ध्यान देना है कि नहीं, जो अनाज जो उत्पादन हो रहे हैं या दाल उत्पादन हो रहे हैं कुछ भी, तो उसमें इस हिसाब से दाम में वृद्धि ना हो कि एक मामूली व्यक्ति के लिए या एक मध्यम वर्ग को कह लीजिए या एक गरीब व्यक्ति के लिए कह लीजिए कि वो उसको खरीद ना पाए। जब वो उस चीज़ को नहीं खरीद पाएगा, नहीं खा पाएगा, तो इससे क्या होगा? कुपोषण का शिकार होगा, बीमारी तमाम तरह की होगी। जैसे क्या होता है, इम्यून सिस्टम। ये कोरोना महामारी जो आया है, और कोरोना में सबसे अधिक वही लोग बच पाए हैं जिसका इम्यून सिस्टम तगड़ा था। और इम्यून सिस्टम तगड़ा तब रहता है जब व्यक्ति को शुद्ध भोजन मिल पाए, अच्छा भोजन मिल पाए। जब तक उसको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, प्रोटीन और विटामिन वाले चीज़ नहीं मिल पाएंगी, तो उसका इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ सकता है? इसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? तो यही है, हम इसकी बात करते हैं खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों से संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी किसान हैं उनसे अनाज खरीदती है और इसके लिए बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक जो है उसमें इसको रखा जाता है। और ये जो होता है एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है ये। तो इसके थ्रू ये भंडारण किया जाता है बफर स्टॉक में, और उसके बाद वही उसी अनाज को पीडीएस सिस्टम के द्वारा जितने भी नागरिक हैं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो एफसीआई है, इसका दायित्व होता है कि हम अनाज को कहाँ पे संचित करना है, कहाँ पे भंडारण करना है।
और पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। वही बोले ना कि नहीं, खाद्य प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के थाली में भोजन होना चाहिए। तो ये कैसे होगा कि जब पीडीएस सिस्टम के द्वारा जब चीज़ें सबको अवेलेबल होने लगेंगी। और सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। ये भी सही बात है कि दाल जो हम बताए हैं कि दाल का दाम सड़े नगर बढ़ जाए, 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो हो जाए, तो एक गरीब व्यक्ति के लिए खरीदना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए कि उसके पास इतना धन हो कि वो उस चीज़ को खरीद सके। और किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा तभी केवल सुनिश्चित होती है जब सभी लोग के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो, कि वो जब उसको भोजन की ज़रूरत हो उसमें कोई बाधा किसी प्रकार का ना हो, खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर हम बात कर लें खाद्य सुरक्षा क्यों, तो समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। देखिए, समाज का एक तबका ऐसा भी है वो हमेशा ग्रस्त रहता है, हमेशा इस चीज़ से परेशान रहता है। ठीक है, जिसको लोग गरीब बोलते हैं। देखिए, गरीब शब्द यूज करना उतना सही नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी अच्छी हो रही है, पहले से बेहतर हुई है, और उसके बाद भी गरीबी की जो जनसंख्या है उसमें कोई सुधार उतना नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, वो तो हमेशा इसी से ग्रसित रहता है। समय से उसके लिए न दाल मिल पाता है, न चावल मिल पाता है, न कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब देश में भूकंप आ जाता है, सूखा, बाढ़ या सुनामी, ये सब आने की वजह से फसल खराब होता है और पलायन करना पड़ता है। अगर कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो वहाँ होता क्या कि वहाँ के लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इससे क्या है कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उनको खाद्य उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो भंडार जहाँ किए हैं वहाँ से तो उनको कहीं और जाना पड़ गया, इसलिए दिक्कतें उस समय आती हैं। अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गरीब है वो तो गरीब है ही है, वो तो समस्या से जूझ ही रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं वो भी ग्रसित हो जाता है इससे। इसका कारण सिर्फ यही है कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सब होने की वजह से जो एक गरीबी रेखा, जो पॉवर्टी लाइन जो बनाई गई है अपने देश में, कि ये लाइन है, इसके नीचे जो लोग हैं वो गरीब हैं, इसके ऊपर जो लोग हैं वो अमीर हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर एक तरह से कहें, जो गरीबी रेखा से ऊपर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कभी कभी उनके सामने भी समस्या ही आ जाती है। वो भी एक दिन ऐसा आता है कि वो दाल नहीं खरीद पाते हैं, चावल नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास भी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो हम सबकी बात कर रहे हैं कि उस समय, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक, अब इसकी हम बात करें तो 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव प्राप्त उपलब्धता। ठीक है, अमर्त्य सेन जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अमर्त्य सेन ने, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। ठीक है, हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है इस समय। जो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है इसमें काफी परिवर्तन हो। देखिए, कोई भी चीज है, परिवर्तन तो धीरे धीरे ही होता है ना। अब आप अपने परिवार को ही ले लीजिए कि आपके जो दादा परदादा जो थे
वो जो घर बनाए थे, अब सिंपल सा उदाहरण लीजिए, साधारण उदाहरण लेने का मतलब है तो चीज़ें आसानी से समझ में आती है। जब वो लोग अपना घर बनाए होंगे तो वो अपने तरीके से उन्होंने बनाया, ठीक है। उस समय जो सिचुएशन था, उस समय जो चीज़ें उपलब्ध थी, जो संसाधन उपलब्ध थे, उस हिसाब से उन्होंने बना दिया। लेकिन आज उसी घर को बनाना होगा, आज का सिचुएशन अलग है और आज का संसाधन अलग है। तो चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे जैसे आदमी ग्रोथ करता है, जैसे जैसे आदमी डेवलप करता है, चीज़ें बदलती जाती हैं। क्योंकि बहुत कुछ होता ही है कि बहुत कुछ पहले नहीं था, बहुत कुछ आज है। इस हिसाब से जीवन में परिवर्तन होता है। वो चाहे एक पर्सनल जीवन आपका हो या आपका पब्लिक जीवन हो, चाहे कुछ भी हो, वो चाहे किसी भी देश का देश की अर्थव्यवस्था की बात कर लें या देश की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लें, चाहे देश की सामाजिक व्यवस्था की बात कर लें, सब में परिवर्तन हुआ है। तो खाद्य सुरक्षा में भी इस समय काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्ति, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। ठीक है, कि आप वही तो बोले ना कि सभी लोगों के, सभी व्यक्ति के थाली में भोजन, ये सभी लोगों तक जब हो जाएगा तो जो खाद्य सुरक्षा का जो अप्रोच है, खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है, वो सही मायने में उस दिन माना जाएगा कि सही है। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा में स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। मतलब निर्धनता को है कम किया जाए, तभी जा करके इस चीज़ को हम खाद्य सुरक्षा को सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करें किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। देखिए, आपदा के समय जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। जैसे अगर किसी भी क्षेत्र में या किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में अगर सूखा पड़ जाता है तो वहाँ क्या होता है कि अनाज का जो उत्पादन है उसमें ऑटोमेटिक गिरावट आ ही जाएगा। क्योंकि जब सही रूप से सिंचाई नहीं होगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो गिरावट तो आना ही आना है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। अब उस क्षेत्र में क्या होगा कि अनाज की कमी हो जाएगी। अनाज की जब कमी होगी तो जायज़ सी बात है, यहाँ की अगर हम बात कर लें, किसी भी चीज़ का अगर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई लागू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ती है, अगर वहाँ पे सप्लाई उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो जायज़ सी बात है कि उसका दाम बढ़ेगा, और जब दाम बढ़ेगा तो लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा में है, तो उसका दाम गिरेगा, क्योंकि वो चीज़ें जल्दी जल्दी बेचना भी तो है। किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। हाँ, इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिए, सिंपल सा उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटी सी नौकरी की कलर की एक तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के ग्रुप डी लेवल की, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करना होगा, उतनी ही सप्लाई चाहिए। डिमांड आपका ग्रुप डी का है तो आपको क्या करेंगे कि आपको सप्लाई भी उसी हिसाब से देना है। अब बी पे जाएंगे तो आपको सप्लाई भी उसी हिसाब से देना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप ए लेवल की, तो सप्लाई भी आपको उसी हिसाब से देना होता है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और सप्लाई दे रहे हैं ग्रुप डी की, तो क्या संभव है कि आप यूपीएससी कभी क्रैक करना किसी के लिए भी? तो अगर आप सोच रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको जो डिमांड है वो उस लायक हो गई। ठीक है, तो जब डिमांड आप यूपीएससी की है तो सप्लाई जो है, जितने भी चीज़ें हैं उसको आपको उसी के हिसाब से सप्लाई करना होगा। ठीक, खाद्य की कमी के कारण क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं और कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। वही डिमांड एंड सप्लाई की जो हम बात किए हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो क्या होता है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। देखिए, अकाल
की बात करें तो अकाल में सबसे अधिक मृत्यु तब हुई थी जब औपनिवेशिक शासन था अपने देश में, जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय अकाल मृत्यु जो हुई थी सबसे ज़्यादा हुई थी, क्योंकि उस समय जो था ज़बरदस्ती वो लोग शासन कर रहे थे, बंदूक की नोक पे एक तरह से कह लीजिए, तो वो शासन चल रही थी। क्योंकि उनको इससे नहीं मतलब था ना कि आप चुनाव होगा, वोटिंग करेंगे आप, फिर उनकी सरकार गिर जाएगी, हमको लोगों के लिए कुछ सही करना चाहिए। लेकिन उस समय में क्या होता था कि जो अकाल आता था, अकाल में कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब होता क्या है कि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आता है या सूखा आता है तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि अनाज का जो उत्पादन होता है उसमें कमी आती है। जब अनाज के उत्पादन में कमी आएगी, डिमांड तो देखिए जो आपका है सो है, डिमांड जिस हिसाब से है उस हिसाब से अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो क्या होगा, दाम में बढ़ोतरी होगी। जितना डिमांड है उससे अधिक सप्लाई है तो क्या होगा, दाम में कमी आती है। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित या जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोर लोगों के प्रति शरीर प्रतिरोधी क्षमता के गिरावट के कारण होती है। देखिए इसका कारण यह भी है, आप एक जीवंत उदाहरण लेते हैं, एकदम अभी हाल फिलहाल का उदाहरण, जैसे कोरोना को ले लीजिए। कोरोना महामारी आया, बहुत परिवार तो ऐसे थे कि जिनके पास सुबह शाम खाने के लिए भी जुगाड़ नहीं था कि नहीं वो सुबह शाम अपना भोजन कर सकें। तो जब आप स्वस्थ भोजन नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ रहने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जब आप स्वस्थ भोजन करेंगे, एक अच्छा भोजन करेंगे, जिससे क्या होता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं शरीर की प्रतिरोधी क्षमता, तो उसमें जब बढ़ोतरी होगी इम्यूनिटी सिस्टम में, तो इससे क्या होगा कि आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका तगड़ा नहीं है, जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत नहीं है, तो क्या होगा कि बीमारी से आप आसानी से ग्रसित हो जाएंगे। तो कोरोना के काल में भी यही हुआ कि बहुत लोगों के पास भोजन की उपलब्धता न होने की वजह से उनको स्वस्थ भोजन नहीं मिल पाता था, इसलिए उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रही थी, और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वो आसानी से ग्रसित हो जा रहे थे कोरोना से, और उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए कोई भी चीज़ है, जब आप उसको एक व्यवहारिक तरीके से समझेंगे ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और जल्दी समझ में आती हैं। तो इसको बहुत तनाव में लेकर के मत समझिए, आसानी से समझिए चीज़ों को। ठीक है, और दूसरी बात कि जब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप ये लाइक किया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, ताकि ये चीज़ें अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, और भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह था 1943 का बंगाल का अकाल। जो सबसे भयानक अकाल आया था, जिसमें सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, वो तो क्या था, बंगाल का अकाल। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। देखिए किसी भी देश में 30 लाख 40 लाख लोग मरना, मतलब 1943 की बात हो रही है। उस समय तो हम लोग की जनसंख्या जो है 40 करोड़ के आसपास ही थी। तो जब 40 करोड़ के आसपास थी, 30 लाख लोग मर गए लगभग, अगर हम इसकी बात कर लें तो 8 to 9% लोग ऐसे ही मर गए। 40 करोड़ जनसंख्या है, नहीं सॉरी वो पॉइंट में आएगा, 8 से 9% नहीं होगा ये चीज़ें, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 30 लाख लोग मर गए थे, क्योंकि 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो 0.8 कर सकते हैं, 0.9 कर सकते हैं। तो उस समय 30 लाख लोग मरे थे। किसी भी देश के लिए 30 लाख 40 लाख लोग मरना, 50 लाख लोग मरना, ये आम बात नहीं है। ठीक, एक चीज़ इसमें यह दिया हुआ है कि जब बंगाल में अकाल आया तो सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ था, चावलों की कीमत में भारी वृद्धि से खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, और सबसे अधिक वही मरे थे। अब चावल में अचानक वृद्धि हो गई, सबके बस की बात थी नहीं चावल खरीदना। ठीक है, और
मजदूर थे, उनको काम मिल नहीं सकता था। ठीक, मछुआरे थे, ये लोग सबसे अधिक इन लोगों की मृत्यु हुई थी। ये देखिए 1945 की बात है, राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग। तो राहत केंद्र उस समय बनाए गए थे 1945 में, वहाँ पे लोग गए थे। शरीर देखिए इन लोग का, इनका शरीर देख के आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने हष्ट पुष्ट हैं, ये लोग कुपोषित हो गए हैं। ठीक, 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। देखिए जब अकाल आता है ना किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे अधिक पलायन भी होते हैं वहाँ पे। कोरोना में ही देख लीजिए, लोग लाखों की भीड़ निकली, लोग अपना घर गांव छोड़ करके बाहर गए थे पैसे कमाने के लिए, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, ये कोरोना से अगर हम निकल लिए तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते, उस समय तो स्थिति इतनी भयावह थी, सभी लोग देखे ही होंगे, इतनी भयावह स्थिति, लोगों को ये लग रहा था कि नहीं हम रास्ते चल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि नहीं जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोग एक भय बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों के अंदर, तो इसलिए लोग भर भर के वहाँ से निकल रहे थे। जहाँ भी थे लोग, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, जो भी जहाँ था, अपने गांव के लिए निकल रहा था भर भर के लोग, कि बस यहाँ से निकल लें। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब अकाल आता है तो लोग पलायन भी करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में अनाज की उपलब्धता की कमी होती है। उनको पता होता है कि नहीं यहाँ पे चीज़ें हमको सही प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो पलायन करते हैं। अब हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं, ये जो चीज़ें हैं इसको हम देखिए। ये क्या है कि भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। ये जो भी डाटा एनालिसिस किया गया है उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि भारत में जब बंगाल में अकाल आया था तो उसके उस हिसाब से कभी अकाल नहीं पड़ा है। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान है, उड़ीसा में ये स्थान है कालाहांडी और काशीपुर, जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है। और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण लोगों की मृत्यु भी हुई है। देखिए ये सच्चाई है कि बहुत लोग भूखमरी से मर रहे हैं। कोरोना के समय में भी यही हुआ, कोरोना से तो लोग मरे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमको लगता है कि भूखमरी से भी लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि जब लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो कितने दिन लोग भूखे रहेंगे, उससे भी लोगों की मृत्यु हुई है। और हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के 12 जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। ठीक है, अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। देखिए खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को जो भोजन की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कर सकें, इसीलिए खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए जरूरी होती है। खाद्य असुरक्षित है कौन? भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग है खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। निम्नलिखित शामिल देखते हैं जो कौन कौन है उसमें। तो भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। इसमें सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित कौन है? जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है। ठीक है, जिसके पास नाम मात्र की भूमि है। और पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, और अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, और निराश्रित तथा भिखारी, इसको हम समझाते हैं आपको भी। और शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। देखिए ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। जैसे पारंपरिक दस्तकार की बात कर ले, आजकल जो स्थिति ये हो गई है कि लोग रेडीमेड पहनना पसंद कर रहे हैं कि सबको पीटर इंग्लैंड का जीन्स चाहिए, जॉकी का इनको कपड़ा चाहिए, एक ब्रांड हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके क्षेत्र में जो ये ट्रेलर होते हैं जो कपड़ा सिलते हैं, और उनके आमदनी में कमी हो गई है। अब उनके यहाँ कोई कपड़ा सिलवाने
नहीं जा रहा है तो उनको कमी उनके आमदनी में कमी हो गई। उनके आमदनी में कमी होने की वजह से क्या हुआ कि अब वो उनका जो भोजन है, उनका जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उसमें भी बदलाव आ जाएगा। जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो वो क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को आप वो उसी हिसाब से खर्च करेंगे या खरीदेंगे कि जो उनको लगेगा कि नहीं बहुत आवश्यक है। उनको लगेगा कि नहीं दाल अगर 500 रुपये केजी है तो क्या करेंगे कि सप्ताह में एक दिन दाल खरीद के लेके आएंगे और 15 दिन पे 10 दिन पे एक दिन बनाएंगे दाल। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि नहीं वो 500 रुपये केजी दाल खरीदें। ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे खाद्य असुरक्षा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कमी आ रही है जब वो। और हम बात कर लें जो भिखारी हैं बेचारे, वो भी तो खाद्य असुरक्षित हैं, उनके पास भी भोजन नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और छोटा मोटा काम करने वाला दैनिक मजदूरी पे 100-200 रुपया 400 रुपये जो भी दिहाड़ी है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, महीने में अगर 10 दिन उसको काम मिल गया, बाकी 20 दिन क्या करेगा? अब 10 दिन में अगर वो 2000 कमा ही लिया तो बाकी 20 दिन उसके पास तो कोई गारंटी नहीं है नहीं बाकी 20 दिन उसको काम मिलेंगे। तो इसीलिए उनको भी वो खाद्य असुरक्षित के अंदर आते हैं, वो भी खाद्य असुरक्षा के घेरे में आते हैं। ठीक है, और कुछ एक वर्ग तो कुछ ऐसा भी है कि जिनको उतनी ही मजदूरी मिल पाती है कि जैसे उनका बस एक जीवन बसर हो सके, वो बस जीवित रह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं वो पनीर भी खा लेंगे, दाल भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। वो बस ऐसे है कि हाँ दाल चावल उनको मिल जा रहा है सुबह शाम, रोटी सब्जी जो मिल जा रही जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है। और इसको हम एक कहानी के रूप में समझते हैं। ये एक रामू की कहानी है जो दी गई है, रामू की कहानी के रूप में समझते हैं। रामू क्या है, रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेती है। अनियत क्षेत्र मतलब कि कभी कभार उसको काम मिलने वाला। अनियत का मतलब क्या होता है? अनियमित, एक तरह से कहिए कि वो कभी कभार उसको काम मिलता है, उसका फिक्स नहीं है कि नहीं उसको ये काम महीने में 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने या 6 महीने उसको काम लगातार मिलेगा। वो फिक्स नहीं है। जब खेत में काम लगेगा उसको काम मिलेगा, नहीं लगेगा नहीं मिलेगा। और वो मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। जो सबसे बड़ा बेटा है कितने साल का है? 10 वर्ष का है। और वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशु की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। उनका लड़का क्या करता है कि गांव के प्रधान जो हैं, गांव के सरपंच हैं, उनके यहाँ वो काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। पूरे वर्ष काम करने के बाद उसे कितने मिलते हैं? 1000 रुपये। और रामू के 3 बेटे, 3 और बेटे, देखिए रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं। उसके बाद भी 3 और बेटे हैं और 2 बेटियां भी हैं उनके, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। वो छोटी उम्र की वजह से उनको खेत में काम नहीं करा सकते। तो वही बोल रहे हैं ना कि नहीं, एक खाद्य सुरक्षा का रीजन ये भी है कि शिक्षित नहीं होना, और शिक्षित नहीं होने के साथ साथ आपको रोजगार नहीं मिलना। रोजगार नहीं मिलने के कारण आपको धन की प्राप्ति नहीं होनी। धन की प्राप्ति अगर नहीं होगा तो आप जो है आपकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा नहीं कर सकते। आपके जो मूलभूत भोजन है उसको आप पूरा नहीं कर सकते। जब आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप क्या रहेंगे? कुपोषण के शिकार रहेंगे। आप अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन नहीं रख सकते और आपके जो बीमारी हो रहे हैं उसको आप खर्च के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये दिक्कतें आती हैं। और रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती हैं। ये काम अंशकालिक है। अंशकालिक का मतलब कि कभी कभी उसे अपना रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। जैसे होता है ना काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज की बात गांव में अभी भी देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि चलो ये काम मेरा है थोड़ा कर दो, इसके बदले हम तुमको कुछ दे देंगे। तो क्या मिलता है? आज भी अगर देखेंगे तो जजमानी सिस्टम जो चलती है, नाई हुई देखेंगे, जो नाई होता है वो क्या करता है कि जो गांव के लोग हैं उन लोग का वो बाल काटता है और बाल काटने के एवज में उसको क्या मिलता है? जब सीजन जैसे गेहूं का समय हो गया तो उसको गेहूं दे दिया जाएगा, धान का समय है तो धान दे दिया जाएगा, तो उसको ऐसे मिलता है। अब डेली तो उसको मिल नहीं रहा है
तो अब 6 महीने पे एक बार उसको मिलना है, और बाकी 6 महीनों क्या करेगा, सबका बाल काटेगा और इंतजार करेगा वो 6 महीने का कि वो 6 महीने के बाद हमको अनाज मिलेगा, लेकिन बाकी 6 महीने में वो जैसे तैसे अपना जीवन बिताएगा। तो ये गांव में होता है। इसके अलावा वो व्यस्त मौसम में वो अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है। जब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल आता है, ज़्यादा काम आता है खेत में। ज़्यादा काम खेत में कब आता है, जब या तो धान की रोपाई होती है, या गेहूं की कटाई होती है, या धान की कटाई होती है, उस समय आता है। तो वो क्या करती है, अपने पति के साथ मिल करके कार्य करती है, और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जब उनके साथ वो काम करती है तो क्या होती है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है, सही बात है। कृषि जो है वो एक मौसमी कार्य है, और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। वो सोचता है कि दूसरा कार्य भी जब तक फ्री है तब तक कर लें, ठीक है। उसे ईंट भट्ठे, जैसे क्या करता है, ईंट भट्ठे या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में, जैसे होता क्या है कि अगर हम देखें गांव में, तो गांव में लोग बाकी काम तो करते ही हैं, सोचते हैं कि चलो मनरेगा का काम आ गया, इसमें भी कर लेते हैं। थोड़ा किसी घर बन रहा है, चलो वहाँ भी कुछ काम कर लेते हैं। तो फिक्स नहीं है उनका, वो क्या है कि जहाँ जैसे जो काम जितना मिल गया वो कर रहे हैं। और रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीज़ें जुटा सकता है। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो वो उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब उसको कहीं काम नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, काम नहीं मिलने की वजह से धन नहीं मिलेगा तो फिर रोटी और दाल ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो खरीद के लाएगा तभी तो होगा, और उसके लिए धन चाहिए। जब काम नहीं मिलेगा तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसके परिवार को, और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। सोचिए, इतनी बड़े देश की आबादी है, इतने लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास बहुत पैसा है, वो चाहें तो 8-10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार को वो खिला सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या, थोड़ा सा लोग स्वार्थी भी हो गए हैं, एक तरह से कहिए तो दुनिया जो है थोड़ी स्वार्थी भी हो गई है। तो इसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें हैं, और स्वार्थी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मनुष्य जिस दिन स्वार्थी हो जाएगा तो फिर धरती पे लोग कैसे रहेंगे। तो स्वार्थी तो नहीं होना चाहिए। और परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती। और रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है, ठीक है। ये थी रामू की कहानी, जिससे हम लोग समझे कि नहीं, रामू किस प्रकार से जो है खाद्य असुरक्षित सुरक्षा के घेरे में आता है कि नहीं, उसको खाद्य उपलब्ध कराना चाहिए, पीडीएस सिस्टम के थ्रू उसको मिलना चाहिए। क्योंकि उसका क्या है कि फिक्स कोई नौकरी नहीं है उसके पास, फिक्स कोई काम नहीं है, और उसको कभी कभी काम मिलते हैं, और काम के बदले उसको कभी कभी उनकी वाइफ जो काम करते हैं उनको अनाज मिलता है, या कुछ दूध कुछ भी मिल जाता है, जैसे तैसे काम चल रहा है। और खाद्य पदार्थ की हम बात कर लें, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि में असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों में इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है, या उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। जैसे है क्या कि आजकल जो ये हो गए हैं अनाज, तो ये सब भी खाद पे डिपेंड हो गया है कि जिसके पास जितने अच्छे वैरायटी के, जितनी अच्छी क्वालिटी के खाद उपयोग किए जा रहे हैं, उतने अधिक अनाज उत्पादन भी होता है, ठीक। और वे लोग भी खाद्य की दृष्टि सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण में सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे को भी कुपोषण का खतरा रहता है।
और खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देखिए, अब हम इसमें जो चीज़ें आपको बता रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ें बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे थोड़ा सा विचार करने की बात है, सोचने की बात है कि जो माँ जन्म देती है, जो एक महिला है एक बच्चे को जन्म देती है, अगर वही कुपोषित है, वही कुपोषण का शिकार है, तो वो जो बच्चा होगा वो भी तो कुपोषित होगा, वो भी तो कुपोषण का शिकार होगा। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और होता क्या है कि उनको दूध पिलाने के लिए भी शरीर स्वस्थ होना चाहिए ना, कि ताकि वो स्तनपान करा सके अपने बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं कि कुपोषित होने की वजह से महिला कुपोषित है, बच्चा भी कुपोषित होगा। तो ये जो है खाद्य सुरक्षा, अगर ये लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों तक भोजन की व्यवस्था कर पा रहा है, तो इसमें थोड़ी कमी आएगी, जिससे जो महिलाएं हैं वो कुपोषित कम होंगी, तो इससे बच्चा भी कुपोषित नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक अहमद की कहानी को समझते हैं। देखिए, कहानी इसलिए दिया जाता है कि कहानी से चीज़ें समझ में आती हैं। जब देखिए पहले क्या होता था कि बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, तो वो जो कहानी सुनाई जाती थी वो हमेशा याद रहती। जैसे मूवी आप कोई भी देखते हैं तो मूवी आपको याद रहती है, क्योंकि उसमें कहानी है, वो आपको याद रहती है, और इसीलिए कहानी का उपयोग किया जाता है। और हम भी जो उदाहरण लेते हैं वो आपको जीवंत उदाहरण लेते हैं, वो जो चल रहा है उसको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि जो चल रहा है, जिसको आप देख रहे हैं जीवंत एकदम, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएंगी, और स्पष्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और अहमद की कहानी को ले लें तो अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वो अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है, और वह एक झुग्गी में रहता है। ठीक है, झुग्गी जिसको खोली बोलते हैं मुंबई में। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। सही बात है, रिक्शा चला रहा है तो कभी 200 रुपये मिल गया, कभी 100 रुपये मिल गया, कभी 50 रुपये मिल गए, और कभी कभी वो भी नहीं मिले, ये भी हो सकता है। कभी कभी इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में कुछ बचा भी लेता है, और तथा अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना कमा पाता है कि वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है। देखिए, अब यहाँ जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम में सबको कार्ड जो है अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय। ये 3 प्रकार के कार्ड दिए गए। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों प्रकार के जो कार्ड हैं वो कैसे निर्धारित करके दिए जाते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। पीडीएस हम आपको बताएंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है, और वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता के रेखा के नीचे लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। देखिए, आप देखेंगे राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड में क्या होता है कि सब परिवार, जितने परिवार के लोग होते हैं उसका नाम जुड़ा जाता है, तो एक गवर्नमेंट के पास डाटा पहुंच जाता है कि नहीं, इनके परिवार में इतने लोग हैं, तो हमको अनाज किस हिसाब से यहाँ पे वितरण करना है, कितना दिया जाएगा कि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो ये कार्ड जो है उसको प्राप्त है, ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही प्राप्त होता है। बहुत लोगों को ये चीज़ें आज नहीं पता चली होंगी, बहुत लोग को ये चीज़ पता होगा कि जो राशन कार्ड है या जो राशन वितरण होता है किसके थ्रू होता है, तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इसके थ्रू होता है। भूखमरी जो है
भुखमरी कई राज्यों में अभी भी व्याप्त है पूरी तरीके से। देखिए, भुखमरी शब्द जो है कहना सही नहीं है। जहाँ देश डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, यहाँ के लोग डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ रही है, जीडीपी में भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आज भी भुखमरी व्याप्त है। भुखमरी जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वह गरीबी लाती है। ठीक है, इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक एवं मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी जो होती है, मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण, जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको पूरा वर्ष काम ही नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको कुछ समय काम मिलता है। ठीक है, और देखिए, जब भारत में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति से क्या हुआ कि जो किसानों की आय जो है वो बढ़ने लगी। वो कैसे बढ़ने लगी? जो अनाज का उत्पादन होता था उसमें बढ़ोतरी हो गया। और आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है बात कर रही किसानों की आय की दुगनी को लेकर के, कि किसान की आय जो है दुगनी करनी है। तो ये संभव है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। जो किसान की छोटी मोटी चीज़ है, जैसे होता कि किसान अनाज उत्पादन कर लिया और गवर्नमेंट में एमएसपी भी तय कर दी कि हम किसानों से जो अनाज है इस रेट पर खरीदेंगे। एमएसपी जो तय होता है, जो सीएससीपी संस्था है, सीएससीपी के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा जाता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट इसको लागू करती है। तो सीएससीपी जो होता है वो कैसे तय करता है कि नहीं एमएसपी इतनी होनी चाहिए? वो क्या करता है कि उस समय देखता है कि नहीं किसान को अनाज खरीदने से लेकर अनाज का बीज खरीदने से लेकर सिंचाई, जोताई और अनाज का जो दर है वो निकलने तक वो ये तय करता है कि लागत कितना लगा, उस हिसाब से तय होता है और किसान को ये एमएसपी निर्धारित की जाती है। कुछ फसल में, सब में नहीं, सब फसल में ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो एमएसपी है ये हर फसल के लिए नहीं है। लगभग 22 या 24 फसल ऐसे हैं जिसके लिए एमएसपी तय की जाती है। सब फसल के लिए एमएसपी तय नहीं की जाती है, सब चीज़ के लिए एमएसपी तय नहीं की जाती है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जब हरित क्रांति आया अपने देश में, उससे किसानों का उत्पादन अनाज में बढ़ने लगा, क्योंकि जो बीज आते थे वो बीज ऐसे होते थे कि एक बीज अगर हम डालेंगे तो उससे कम से कम 10, 15, 20 बीज उसमें से निकलते थे। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी क्रांति आई, खास तौर से गेहूं और चावल को बढ़ोतरी हुई। ठीक, देखिए ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये चित्र है कि पंजाब का एक किसान एचआईवी प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है, उससे क्या है कि उसके धान जो है, गेहूं जो है लहलहा रहे हैं एकदम। देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने, इसके पहले जब देश स्वतंत्र नहीं था, इसके पहले जैसे तैसे व्यवस्थाएं चल रही थी, अकाल आया लेकिन काफ़ी लोग उस समय मरे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सबसे अगर प्राथमिकता दी गई खाद्यान्नों में तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और आजकल तो आप लोग आत्मनिर्भर भारत की नाम सुन ही रहे होंगे। तो उस समय जो बात की गई थी स्वतंत्रता के बाद, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर की बात की गई थी
और आज जो बात हो रही है आत्मनिर्भर के, ये सब चीज़ में आत्मनिर्भर की बात हो रही है, सब चीज़ इंक्लूड है इसमें, खाद्यान्न से लेकर चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ में आपकी निर्भरता को इंक्लूड किया गया है। सोचिए कि आत्मनिर्भर होना एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि नहीं आपको जो चीज़ें खुद बनाएंगे और खुद ही पहनेंगे, खुद ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब ये कि हमारे लोगों द्वारा बनाया गया, हमारे देश के लोगों द्वारा उपजाया गया, हम किसी और देश पर निर्भर ना हो। जो भी हम पैसा दे रहे हैं खरीदने में, करने में, वो अपने लोगों को दे, अपने अगल बगल के लोगों को दे। जैसे लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री 1968 में इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति की आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। गेहूं क्रांति शीर्षक नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी की, कौन? इंदिरा गांधी 1968 में। और उसके बाद क्या होता है कि गेहूं में वृद्धि हो जाती है, और फिर कुछ समय के बाद जब वो सफल हो जाता है तो उसके बाद चावल के क्षेत्र में भी इसकी पुनरावृत्ति होती है। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात कर लें, उस समय सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, जहां अनाजों का उत्पादन बढ़कर 2012-13 में 78.9 मन करोड़ टन पर पहुंच गया था। ये बहुत बड़ी बात है, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड था। और वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, काफ़ी वृद्धि हुआ है पहले से। और भारत में खाद्य सुरक्षा की बात कर लें तो 70 के दशक में प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अकाल नहीं पड़ने का। 70 के दशक के बाद हरित क्रांति जो आया उसके बाद अकाल नहीं पड़ा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा बफर स्टॉक जो है वहाँ पे क्या हुआ कि अनाज का भंडारण किया जाने लगा, अनाज का भंडारण किया जाने लगा, अनाज को इकट्ठा किया जाने लगा। और अनाज को मतलब सरप्लस की अगर हम बात करें तो जितनी आवश्यकता है हमारे देश को या हमारे राज्य को, उससे कहीं अधिक, ताकि अगर कभी अकाल पड़े या कभी ऐसी स्थिति आए, बाढ़ आए, जैसे कोरोना को ही देख लीजिए। उस समय स्थितियाँ ये थी कि बहुत कंपनियां बंद हो गई, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोग पलायन कर गए। इससे लोगों के भोजन पे खतरा मंडराने लगा, लोगों के जीवन पे भी खतरा मंडराने लगा। उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि नहीं, लोगों के लिए मुफ्त में, और वो सबके लिए था, मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया सबके लिए। जबकि आपको पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो राशन के दुकान पे दिया तो उसमें निर्धारित था कि नहीं इनको मिलेगा, इनको नहीं, लेकिन उस समय मुफ्त में वो सबके लिए वो चीज़ें उपलब्ध कराई गई। तो वो कैसे संभव हो सका? जब वो भंडारण की व्यवस्था हमारे देश में थी तभी। तो इसीलिए तब से अकाल नहीं पड़ा है 70 के दशक से। और देश भर में उपजाई जाने वाले विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। ये एक अच्छी बात है कि अब जो है कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ आपको सुन अचरज होगा, आप ये सुन करके सोचोगे कि नहीं, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। 1954 में 1944 में
एक ऐसा समय आ गया था कि भारत के पास अनाज नहीं था, इसको दूसरे देश से अनाज लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। ये बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो हम बता दे रहे हैं कि ये सुन करके आपको अचरज लगेगा कि नहीं, ऐसा भी समय था 1944 में, 1954 में, सॉरी 1954 में भी एक ऐसा दौर आया कि भारत के पास अनाज उस हिसाब से उपलब्ध नहीं था कि दूसरे देश से भी लेना पड़ा था। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद तथा अन्य किसी कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बताना आपको, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब पीडीएस सिस्टम। ये अनाज की उपज बता रहा है 60-61 में क्या था, देखिए डे बाय डे बढ़ाई है। 1980-81 में क्या था, 8 टन में है, 1 करोड़ टन में है। देखिए 1991 में, 1990-91 में 150 करोड़ था। अब यही देख लीजिए 2013-14 में 250 करोड़ से ऊपर हो गया, लगभग 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये वृद्धि हो रहा है। हम बात करेंगे बफर स्टॉक की कि बफर स्टॉक है क्या, अब ये किस प्रकार से कार्य करती है। बफर स्टॉक जो है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसके माध्यम से ये बफर स्टॉक का कार्य किया जाता है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडारण है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। ठीक है, इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। और आप जानते हैं कि सरकार जो है क्या करती है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, और ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। ये निर्गत कीमत हम बताएंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। अब हम बता दे रहे हैं आपको बफर स्टॉक। देखिए बफर स्टॉक जो है एफसीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एफसीआई के माध्यम से। अब हम बात करेंगे एमएसपी की। देखिए ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, बहुत लोगों को एमएसपी पे कंफ्यूजन होता है कि एमएसपी क्या है, एमएसपी क्या सब पे लागू होता है, एमएसपी कब निर्धारित होता है। तो एमएसपी पे बहुत लोग, तो हम आज आपको एमएसपी को क्लियर कर देंगे। एमएसपी है क्या? एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जो बुआई होती है उससे पहले ही, फसल के बुआई से पहले ही ये क्या किया जाता है, एक सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। सीएससीपी एक संस्था है, सीएससीपी, उसके द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है किसको, गवर्नमेंट को, कि इस बार गेहूं का दाम हम बात करें तो 20 रुपया रखा जाएगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, इस बार गेहूं का दाम 20 रुपया रखा जाएगा। और वो पूरा डाटा देती है कि नहीं 20 रुपये क्यों रखा जाएगा, या 50 रुपये क्यों रखा जाएगा, 100 रुपये क्यों रखा जाएगा, वो देती है, वो उनका काम है। तो एमएसपी तय करती है जब सीएससीपी, वो सरकार को भेजती है, सरकार जो प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेती है उसको, और उसके बाद एमएसपी तय हो जाता है। एमएसपी तय का मतलब कि एक गारंटी के रूप में कि नहीं, किसान का जो अनाज है कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन सरकार जो है इस रेट पे खरीदेगी, चाहे बाज़ार में कोई भी रेट हो। वो अगर सरकार ने तय कर दिया कि नहीं
20 रुपया हम 20 रुपये में किसान से हम खरीदेंगे, चाहे कितना भी अनाज हो वो 20 रुपये में खरीदेगी, वो जितना अनाज हो सब खरीद लेगी। और होता क्या है कि बिचौलिए जो होते हैं 20 के अनाज को कहेंगे कि नहीं हमको 15 में दे दीजिए, तो 14 में दे दीजिए, वो एक अलग बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एमएसपी की। और उस अनाज को वो क्या करती है कि 20 रुपये में खरीदती है और उसके बाद उसका भंडारण करती है और फिर धीरे धीरे वहाँ से निकालती है, और उसको निकाल करके क्या करती है कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, जो राशन की दुकान पे अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं हर महीने, मंथली जो उपलब्ध कराए जाते हैं, तो 20 रुपये का खरीद करके और आपको 5 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है बफर स्टॉक का। क्या है, अब स्टॉक किया जाता है। एमएसपी समझ में आ गया है। एमएसपी किसको कहते हैं? एमएसपी वो है जब फसल बुआई के समय किसान के जब फसल बुआई होती है उससे पहले ही उसका रेट निर्धारित कर दिया था कि इस रेट में आपका अनाज जो है खरीदा जाएगा। ठीक है, और निर्गत कीमत, हम ये निर्गत कीमत की बात करें। निर्गत कीमत का मतलब है कि गवर्नमेंट 20 रुपये खरीद करके 2 रुपये में आपको उपलब्ध करा रही है, ये होता है निर्गत कीमत। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एमएसपी के बारे में यही चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे पीडीएस सिस्टम की। पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पीडीएस सिस्टम की बात करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, मतलब एफसीआई द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, पीडीएस सिस्टम कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। देश भर में 5.5 लाख दुकानें हैं। राशन की दुकानों में आपको ये नहीं समझना है कितनी दुकानें हैं, क्या वो ठीक है, अलग मैटर। लेकिन आपको ये समझना है कि बफर स्टॉक क्या है, एमएसपी क्या है, एमएसपी कौन निर्धारित करता है, तो सीएससीपी निर्धारित करता है। ये चीज़ आपको जानना है। निर्गत कीमत क्या होती है, न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या होता है, इसको आपको समझना है। एफसीआई क्या है, एफसीआई का कार्य, इसको आपको समझना है। ठीक है, पीडीएस सिस्टम क्या है, इसको समझना है आपको। तो उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। ठीक, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। अब तो मिट्टी के तेल नहीं मिल रहे हैं, उसको लगभग बंद ही कर दिया गया है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। और राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी जो फिक्स है कि नहीं 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी, अब वो वहाँ से ले सकता है। उसके गांव में जो भी उपलब्ध है राशन की दुकानें, वहाँ से ले सकता है। देखिए यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है, ये राशन की दुकान है। यहाँ पे लोग हैं, लाइन में लगे हैं, अपना अपना कार्ड लेकर के। इनके हाथ में देखिए ये कार्ड है, किसी के पास पीला कार्ड है तो किसी के पास सफ़ेद कार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़, अंत्योदय कार्ड जो है ये भी है। ठीक, अब हम बात करें राशन व्यवस्था की। तो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि 1940 के दशक में हुई। जब बंगाल में जब अकाल आया था, उस समय वो अपने देश की सबसे बड़ा अकाल था, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो तभी से ये राशन व्यवस्था की शुरुआत की गई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। ठीक, फिर से इसको नया आयाम दिया गया। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ, ठीक है, ये एनएसएसओ जो है, एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया, और तमाम तरह के योजना भी चलाई गई। एकीकृत बाल विकास योजनाएं चलाई गई। ठीक है, आईसीडीएस,
काम के बदले अनाज, ठीक है। इन वर्षों में नए कार्यक्रम भी स्टार्ट किए गए, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम PAP, ठीक है, ये भी चलाए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, अब देख रहे हो मिड डे मील योजना भी चल रहा है। मिड डे मील योजना जो है इसका पर्पज़ क्या है? मिड डे मील योजना का पर्पज़ है कि इससे स्कूल में नामांकन की भी दर बढ़ी है, नामांकन की दर में भी काफ़ी विकास हुआ है। और इस पर भी और बढ़ोतरी इसमें भी हुआ है कि बच्चे जो है थोड़ा कुपोषण के शिकार कम होंगे, इसमें भी कमी आएगी, ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम की वर्तमान स्थिति को देख लें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी, जब ये स्टार्ट हुआ तो ये सबके लिए था, निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक, देखिए शुरुआत में सबको दिया गया, बाद में कुछ लोगों को दिया गया, तो इसका पर्पज़ सिर्फ यही था कि वास्तविक रूप में जिसको ज़रूरत है उसके यहाँ तक ये चीज़ें पहुँच पाए। ऐसा नहीं कि नहीं सब लोग वो कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे OBC, जो OBC में आरक्षण होता है उसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उसको आरक्षण मिलता है, और जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से भी है। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो 2013 में जो आया था, इसके तहत क्या किया गया, कुपोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। आपको पता है कि अपने भारतीय संविधान में व्यक्ति को, मानव को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है ताकि वो अपना गरिमामय जीवन जी सके, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। और वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। इसको 1992 में, देखिए 1991-92 का जिस समय LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इससे भी क्या हुआ कि काफ़ी सुधार हुआ है अपने देश में। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े इसका जो लक्ष्य क्या था, दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबी को लक्षित करने के लिए सिद्धांत को अपनाने के लिए क्या किया गया, ये TPDS प्रारंभ की गई, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, ठीक है, TPDS। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गरीबों के लिए विभेद कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। यह योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई। देखिए, एक तरफ ये था कि गवर्नमेंट जो है अपना किसान से अनाज भी खरीद रही थी। इससे क्या होता था कि किसानों को भी सही मूल्य उनको मिल जाते थे और उपभोक्ता को भी बहुत अधिक दाम पर या बहुत अधिक कीमत पर चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती थी। ये भी इसका एक फ़ायदा है। हम बात कर ले PDS सिस्टम 1992 में लक्षित क्या था, सर्वजनीन, ठीक है, सबके लिए था। गेहूं उस समय कीमत, देखिए कीमत तो मान लीजिए कि जैसे तैसे था वैसे, लेकिन बाद में BPL APL को वो किया गया। और अन्नपूर्ण योजना में क्या था, 2000 में स्टार्ट हुआ और इसमें वरिष्ठ नागरिक जो एकदम गरीब है बेचारा और सीनियर है उसको दिया था 10 किलो गेहूँ, वो भी निःशुल्क। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया
2013 में। इसमें जो योग्य परिवार है, इसमें क्या कि जोर लग रहा है कि नहीं जिसको मिलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं है। इसमें जो योग्य परिवार है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, योग्य पर लग रहा है कि नहीं उसको मिलना चाहिए तो वो मिलता है 5 किलो 5 किलो प्रति व्यक्ति। ठीक है, गेहूँ 2 रुपया है, चावल 3 रुपया, और अनाज 1 रुपया। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को, आप मान लीजिए कि आपके परिवार में 6 लोग हैं तो 30 किलो गेहूँ आपको मिलेगा। तो 30 किलो का मतलब कि ऐसा नहीं मिलता है कि 30 किलो गेहूँ पूरा मिल जाएगा। उसमें यह कि 3 केजी गेहूँ और 2 केजी चावल मिलता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है, ऐसे मिलता है उसमें। अब हम आगे बात कर लें तो बीडीएस सिस्टम का काम क्या है? खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी से व्यापकता को रोकना, और ये अहम भूमिका निभाई भी है, ऐसा नहीं है। निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है, ये सब चीज़ तो होता रहता है। ठीक है, कम अधिक दाम तो होगा। अब इसमें देखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना। देखिए, आलोचना तो करना ही है, लोगों का काम ही है, आलोचना लोग करते ही हैं। आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो ये चीज़ें दी गई हैं कि नहीं अनाज सड़ रहे हैं, अनाज चूहे खा रहे हैं, कि भंडारण की सही प्रकार से व्यवस्था नहीं है अपने देश में। देखिए, किसान के पास तो भंडारण की व्यवस्था है नहीं, और कुछ किसान ऐसे हैं कि वो चाह के भी भंडारण नहीं कर सकते अपने पास, क्योंकि उनकी मजबूरी है। आगे वाली खेती, आगे वाला जो कृषि करना है वो कैसे करेंगे जब तक वो बेचेंगे नहीं। और गवर्नमेंट के पास भी उस हिसाब से भंडारण की व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे व्यवस्था है। तो गवर्नमेंट को इस पर पहल करना चाहिए कि भंडारण की व्यवस्था जो है सही प्रकार से हो। अब हम बात कर लें अंत्योदय अन्न योजना की। जो अंत्योदय अन्न योजना थी, ये क्या थी? अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में स्टार्ट की गई, और इसका लक्ष्य क्या था? इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो जो वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, पीपीडीएस, टारगेट डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में आने वाली निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना गया। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम को अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। इसके थ्रू जो है ये अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू। ठीक, अनाज की यह मात्रा मात्र अप्रैल में 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दी गई। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, और जून 2003 और अगस्त 2004 में इसे 50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार को 2 बार जोड़े गए। अब हम सब्सिडी, ये सब्सिडी एक तरह से कहिए सहायक सब्सिडी है। सब्सिडी का पर्पज सरकार की है कि आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हो सके देश के नागरिकों का। जो सरकार द्वारा किसी उत्पाद को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता को कीमतों को कम किया। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये गेहूँ खरीद के आपको 2 रुपये में वो दे रही है, तो ये क्या है? एक तरह से सब्सिडी ही हो गया। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडारण कितना था? 65.2 करोड़ टन। ठीक है, न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था, फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, इसमें कितनी चीज़ें अभी रह जा रही हैं? हो ही गया है, बस थोड़ा सा है। तो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से देखिए समझाया गया कि भंडारों में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान भर के लेके जाएंगे बेचने के लिए।
न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली और रक्षण लागत बढ़ गई। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया। एनएसएसओ की रिपोर्ट देखें तो इसका रिपोर्ट जो ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की कीमत 6.83 किलोग्राम वर्ष, ठीक है, और 2004-05 में घटकर 5.98 भी हो गया है 2011-12 में। ये तो हो गया कितना खपत है, इसकी बात की गई। देखिए अब यहाँ बात करते हैं पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम में देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात। आप कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन चोरी करने वाले चोरी करेंगे। जो पीडीएस डीलर होते हैं वो चोरी करने से बाज आएंगे नहीं। वो या तो आपको घटतौली करेंगे, वजन में आपको कम देंगे, या किसी न किसी प्रकार से आपका वो लाभ कमाने के लिए आपके साथ कुछ गलत करेंगे। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, खुलेआम बेचने लगे। राशन दुकानों घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन जैसे बोलेंगे आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ऐसे करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती है तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक हो जाता है। और हाल के वर्षों में एक और कारणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। और आज 3 प्रकार के कार्ड हैं, ठीक है, 3 प्रकार के कार्ड देखे गए हैं। उनका कोटा निश्चित था जिनमें आय वर्ग के लिए परिवार शामिल थे। तो 3 विभिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस जैसे टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम व्यवस्था में निरंतर रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन कार्ड दुकान और बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवार वालों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितने खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान में इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। भारत में विशेषकर के दक्षिण और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमतों वाली दुकानें खोलती हैं। जैसे तमिलनाडु में राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। देखिए सहकारी का मतलब क्या होता है, सहकारी सरकारी में अंतर क्या होता है इसको हम बता दे रहे हैं। सरकारी जो है उस पर पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का एक तरह से कहिए तो कंट्रोल होता है सरकारी, और सहकारी जो होता है उसमें प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है। जैसे आप देखे होंगे आप अगर लेके जाएंगे बेचने के लिए अनाज अपना या कुछ भी, कहीं कहीं सहकारी समितियां होती हैं। तो जो सहकारी समितियां होती हैं उसमें क्या होता है, किसान और गवर्नमेंट ये दोनों का वहाँ पे सिस्टम चलता है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादनों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है, ठीक है। और महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठन के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस और गैर सरकारी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है, ठीक है। और अनाज बैंक जो है अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में भी खोलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिशें रंग ला रही हैं। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिलती है। अब हम पूरा बात करें इसमें, तो हम बात किए हैं
खाद्य सुरक्षा की, खाद्य सुरक्षा तभी सब सुरक्षित हो सकती है जब सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध हो, सभी के पास गुणवत्ता वाला भोजन प्राप्त हो, सभी तक भोजन पहुँचे, उसमें कोई बाधाएं ना हो किसी प्रकार की, और निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों का जो है उनको समय से अनाज उपलब्ध हो, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से, जैसे होता क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है वो भी कभी कभी इस चपेटे में आ जाता है। उसका रीज़न एक सिर्फ ये है कि सूखा, बाढ़ या अन्य चीज़ें, कोरोना महामारी जैसे चीज़ें आ सकती हैं, तो उस समय वो भी ग्रसित हो सकता है। और सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार के लोगों को होता है, और कम वेतन वाले लोगों को दिक्कतें आती हैं, उनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाता है, खाद्य उनको भोजन सही प्रकार से नहीं मिल पाता है, जिसका डेली बेसिस पे काम है। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और असुरक्षित लोगों की तो संख्या तुलना में बहुत अधिक है किसकी, कुछ क्षेत्रों में। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य बहुत गरीब हैं, जनजातीय वाले दूरस्थ क्षेत्रों में, ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं जिससे दिक्कत होती है। अब दो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से की गई, बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम, ठीक है, इसकी हम बात कर ही लिए हैं। इसके थ्रू आपको खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता को बढ़ावा मिल रहा है। पीडीएस सिस्टम के अतिरिक्त निर्धनता उन्मूलन कार्य भी शुरू किए गए हैं, खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। एकीकृत बाल सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की भूमिका है, ठीक है, और गैर सरकारी संगठन भी इसमें कार्य कर रही है। तो आज का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ क्लास 9th के इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आने वाले समय में पॉलिटी का भी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, ताकि हमको एक सपोर्ट मिल सके। और जो भी वीडियो को देख रहा है लाइक भी करते चले, साथ ही में लाइक करते चले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।